जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री अड्डा 90 में। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को। किसको? तो मोल कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मोल को समझेंगे मोल इन टर्म ऑफ मास। किसके टर्म में समझेंगे इसको? मास के टर्म में समझने का प्रयास करेंगे। फिर वहीं दूसरे तरीके से हम लोग अगर बात करें तो मोल को नंबर के टर्म में समझने का प्रयास करेंगे। मोल को नंबर के टर्म में। एक और होता है मोल को वॉल्यूम के भी टर्म में समझने मतलब जाना जाता है, लेकिन उसकी उसकी बात हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। सिंपली में यहाँ पर हम लोग मोल को मास के टर्म में समझेंगे और नंबर के टर्म में समझेंगे। जैसे देखिए, मास के टर्म में समझने का प्रयास करते हैं। आपको अगर मैं कहूँ नाइट्रोजन जो है हमारा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 14U होता है। इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ये 14 ग्राम होता है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्या? तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये 14 ग्राम इसको लिखता हूं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 1 मोल का नाइट्रोजन एटम आप लेते हैं तो वो कितने ग्राम का होता है, उसका मास कितना होगा, तो 14 ग्राम का होगा। या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि अगर आप 14 ग्राम का नाइट्रोजन को लेते हैं तो यह कितने मोल के बराबर होगा, तो यह 1 मोल के बराबर होगा। अब जैसे देखिए, अगर मैं आपको कहूँ आप 28 ग्राम का नाइट्रोजन ले लिए। कितना? 28 ग्राम का नाइट्रोजन आपने ले लिया। तो अब आप बताइए कि कितना मोल का आपने नाइट्रोजन लिया है। तो आप कहेंगे सर जब 14 ग्राम में 1 मोल होता है तो 28 ग्राम में कितना मोल होगा, तो 2 मोल होगा। सिंपल सी बात है। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर जो आपको ये 28 ग्राम जो दिया हुआ था और इसको 14 से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा निकल करके 2 मोल। उसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास में 98 ग्राम का क्या है, 98 ग्राम का नाइट्रोजन है, तो यह कितने मोल के इक्वल होगा, तो सिंपली आप वही करेंगे, फिर से 14 ग्राम से डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से आपको निकल करके आएगा ये 7 ग्राम का। अब आगे का, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि ऑक्सीजन अगर आप जो है ऑक्सीजन एटम में मोल की बात करें, तो अब आप कहेंगे कि सर 16 ग्राम अगर हम ऑक्सीजन लेंगे क्या, तो 16 ग्राम का ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं, कितने ग्राम का ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम का ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं तो ये 16 ग्राम का ऑक्सीजन जो है इसका मास कितना होगा, किसके टर्म में? 16 ग्राम का जो ऑक्सीजन आपने लिया है तो यह कितने मोल का होगा, तो आप कहेंगे सर यह जो है 1 मोल का होगा। कितना मोल का होगा, तो 1 मोल का होगा। कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सा ये है कि अगर आपके पास में कोई एटम है, सपोज करिए आपके पास में सोडियम का एटम है, और सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास है क्या, तो ग्राम एटॉमिक मास जो है, ये ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, ये इसका कितना होता है, 23 ग्राम होता है। तो ये 23 ग्राम ही बनता है सोडियम का 1 मोल के इक्वल। इसके 1 मोल के इक्वल बनता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया है कि सोडियम, इसका ऑक्सीजन का, किसका, तो ऑक्सीजन का हमने लिया है 16 ग्राम। अगर हम कहें ऑक्सीजन का 48 ग्राम ले लिया जाए, ऑक्सीजन का कितना ग्राम ले लिया जाए, 40 ग्राम ले लिया, 48 ग्राम ले लिया जाए, यह कितने मोल का इक्वल होगा, तो आप कहेंगे कि सर जब 16 ग्राम में 1 मोल होता है तो 16 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 48 ग्राम आया। उसी तरीके से 1 मोल में हम लोग कितने को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, तो 48 ग्राम जो है कितने मोल के इक्वल हो जाएगा, तो 3 मोल के इक्वल हो जाएगा। तो ये है हमारा मास के टर्म में क्या चीज, तो मोल। अब यहाँ पर तो हम लोग किसको देख रहे थे, एटम के फॉर्म में देख रहे थे। अगर वहीं पर इसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखें तो कैसे हम लोग इसको पता करेंगे कितना ग्राम कितने मोल के इक्वल होगा। चलिए आइए इसको समझते हैं।
मैं कहता हूं आपको कि आपके पास में ये H2O का मॉलिक्यूल है। अब H2O का मॉलिक्यूल हम कहते हैं आपके पास में 1 मोल का है। हम कहें कि 1 मोल का H2O आपके आपके पास में है। तो ये कितने ग्राम के इक्वल होगा? तो आपने कहा सर यह तो 18 ग्राम के इक्वल होगा। कैसे? सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला। कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास? 2 इंटू एच प्लस 16। इस तरह से हमारा ये आता है 2 प्लस 16 और ये हो गया 18 ग्राम। अब आप कहेंगे सर ये 2 कहाँ से आया? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 2। किसका? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास की अगर बात करें तो ये 2 होता है। तो 2 नहीं होता है, बल्कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। वहीं पर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? तो ये होता है हमारा 16। इसी तरह से कैलकुलेट करके हमने इस तरह से यहाँ पर निकाला क्या? इसका एटॉमिक मास। अब ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 18 ग्राम। देखिए H2O, ये जो H2O था इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 18U हुआ। अब इस 18U से हम लोगों ने क्या किया? इसको 18 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? ग्राम में। तो अब ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास, देखिए अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इससे जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो हमारा देखें जिसमें कि एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास और बहुत सारे टर्म है जिसको मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आप इसी सीरीज में सीखो केमिस्ट्री का जो सीरीज है, क्या सीखो केमिस्ट्री की सीरीज में ही जाकर के आपको ये सारी वीडियोस मिलेगी, तो फिर आपको ये टॉपिक बेहतर समझ में आएगी। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या किया, ये जो H2O था इस H2O का हमने क्या निकाला? तो मॉलिक्यूलर मास निकाला। अब इस मॉलिक्यूलर मास को से U को हटा दिया और इसमें हमने क्या लगा दिया? ग्राम लगा दिया। तो यह हो गया हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास में 18 ग्राम का वाटर है, 18 ग्राम का वाटर है तो यह एक मोल का H2O है आपके पास में। कितने मोल का H2O है? तो 1 मोल का H2O है। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास में 50 ग्राम, कितने? तो 50 ग्राम का अगर H2O है तो आप यह बताएं कि यह कितने मोल के बराबर होगा। इसको आप कैलकुलेट करके खुद से बताएं कि कितना होगा ये। अब आगे हम लोग, ये तो हो गया एक बार हम लोगों ने देखा एटम के फॉर्म में। अभी हम लोग मोल को जो समझ रहे हैं वो मास के टर्म में समझ रहे हैं। किसके टर्म में? तो मास के टर्म में। अब इसी में हम लोगों ने एटम को देखा, फिर मॉलिक्यूल के फॉर्म में देखा। चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ N2 मॉलिक्यूल, अगर आपके पास में, या सिंपल कहें कहूँ मैं कि आपके पास में नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो वो कितने ग्राम का होना चाहिए ताकि वह 1 मोल के इक्वल हो जाएगा? किसका? तो नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, क्या? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब है N2। क्या? N2। अब देखिए ये कितने ग्राम के इक्वल होगा? या अगर मैं कहूँ ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर मास अगर निकाला जाए तो कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर ये इस तरीके से n और n इस फॉर्म में 2n है तो इसका होता है 14U और इसका भी होता है 14U। इन दोनों को आपने क्या किया? 14 इंटू 2 कर दिया तो ये आ गया हमारा 28U। अब यहां से मैंने क्या किया? इस 28U को हटा करके मैंने यहाँ पर 28G को लगा दिया, मतलब ग्राम हो गया। तो ये फिर से ये हमारा क्या हो गया? तो ग्राम, ये जो है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब अगर आपके पास में 28 ग्राम का, आपके पास में क्या? तो 28 ग्राम का नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है तो फिर आप कह सकते हैं कि ये जो, कह सकते हैं नहीं बल्कि कहेंगे ही कि आपके पास में 1 मोल का नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। कितने? 1 मोल का नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। कितने ग्राम का? तो 1 मोल का है। तो ये बातें क्लियर हो गई। इसी तरीके से आप पता करेंगे किसके बारे में? तो आप पता करेंगे अमोनिया मॉलिक्यूल। मतलब अमोनिया जो मॉलिक्यूल है, जैसे देखिए यहां पर मैं लिखता हूं अमोनिया का मॉलिक्यूल।
अमोनिया का मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पर ये हमारा है NH3। अब ये NH3 कितने ग्राम का होना चाहिए ताकि यह एक मोल का कहलाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, तो आप कहेंगे सर ये इसका सबसे पहले मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा। तो चलिए ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं इसका। तो आइए, जैसे ये 14 नाइट्रोजन का कितना होता है, जैसे मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ NH3 NH3, इसका निकालना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब आप कैसे निकालेंगे इसका, कहेंगे सर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, तो नाइट्रोजन कितना है 1 है, तो 1 इंटू एन लिखेंगे, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन का एटम है 3 इंटू एच लिखे। फिर आप कहेंगे सर नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14U प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है 1U होता है। और इस तरीके से जैसे इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 14U और ये हो जाएगा 3U, इस तरीके से हमारा निकल करके आता है ये 17U। अब इस 17U में से U को हटा करके मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ग्राम लगा देता हूँ, तो यह हो गया हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये 17 ग्राम का अमोनिया अगर आप लेते हैं तो कहने का मीन्स क्या हो गया, यह 1 मोल अमोनिया आपने लिया, कितना 1 मोल अमोनिया आपने क्या किया है लिया है। ये कॉन्सेप्ट था। और भी सारी चीज़ें हैं जिसमें कि आप खुद से कैलकुलेट करके समझ सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा एटम आपको कितने ग्राम का लेना है। यहाँ पर सिंपल सी एक बात समझ में आती है कि अगर हम लोग कोई भी एटम है उसका ग्राम एटॉमिक मास निकाल लेते हैं तो उतने ग्राम एटॉमिक मास का अगर हम लोग क्या लेते हैं तो एटम को लेते हैं तो वही होता है हमारा 1 मोल के बराबर, मतलब उस एटम का वो 1 मोल के इक्वल होता है। यही सेम चीजें लागू होती है मॉलिक्यूल पर भी। क्या हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं और उतना ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा 1 मोल के इक्वल होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो फिर आप इसके न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देखिए ये हमारा जो हम लोग जो ये वीडियो बहुत लेंदी नहीं बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक वीडियो में एक टॉपिक को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक सीरीज है। इसमें आपको सिंपल में मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि बताना चाह रहा हूँ कि ये सारा टर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ से जो तैयार हो रहे हैं किसके लिए तैयार हो रहे हैं, तो 11th और 12th के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मुझे जो जो टॉपिक्स लगता है आपको वो टॉपिक को मैं उठाता हूँ, फिर उसको डिस्कस करता हूँ, और आप इसको अगर 1 2 3 बार देख लेते हैं तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर में आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। अब जैसे हम लोग नेक्स्ट वाले चीज को समझने का प्रयास करते हैं, क्या मोल को, मोल इन टर्म ऑफ नंबर। चलिए इसको देखते हैं, मोल इन टर्म ऑफ नंबर क्या, तो मोल, मोल इन टर्म ऑफ नंबर, इसमें समझने का प्रयास करेंगे। ये भी बेहद ही आसान टॉपिक है, इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे मोल को। चलिए देखते हैं। अब देखिए अगर मैं कहूं आपको कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, देखिए मैं यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, सिंपल में कॉन्सेप्ट लिखने का लिखूंगा, और यहीं से आपको वो ये जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट है ये आपको समझने में मदद मिलेगी। अब जैसे देखिए मैं कहूं आपको क्या, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, क्या 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कहूं, तो इसका मतलब अगर आप 1 मोल का कार्बन एटम लेते हैं तो इसका मास कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये तो 12 ग्राम का हो जाएगा। मतलब आपके पास में अगर कार्बन एटम 12 ग्राम है, कितने ग्राम है 12 ग्राम है, तो अब मैं कहूंगा कि आप ये बताएं कि इसमें टोटल कितना कार्बन एटम है, मतलब कार्बन एटम का मैं नंबर बताने कहूंगा, क्या बताने कहूंगा, ये जो कार्बन एटम है इस कार्बन एटम का नंबर बताने के लिए मैं कहूंगा। तो आप कहेंगे सर ये तो सिंपल सी बात है, 6.022 इंटू 10⁻23 23 एटम्स होगा, इसमें कितना एटम्स होगा, तो इतना एटम्स होगा। यही हो गया हमारा क्या, मतलब अगर आप 1 मोल का कार्बन लेते हैं
तो उसमें इतना पार्टिकल्स होगा, और इतना पार्टिकल्स का जो मास होगा हमारे प्यारे बच्चों यह 12 ग्राम का होगा। चलिए ठीक है, इसके बाद फिर मैं अगर बात करूं 1 मोल का क्या, तो 1 मोल का अगर मैं क्या लूं, ऑक्सीजन का आइटम लूं, क्या 1 मोल का ऑक्सीजन आइटम लूं, तो बताइए कितना पार्टिकल्स होगा। तो आप कहेंगे सर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होगा। फिर आप कहेंगे कि सर इसमें ये कितने ग्राम का होगा, तो यह जो होगा 16 ग्राम का होगा। कितने ग्राम का होगा, 16 ग्राम का होगा। चलिए, अब अगर मैं आपको कहूं कि आप जो है ले लीजिए 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो आप बताएं यह तो होता है 18 ग्राम का। कितने ग्राम का होता है, 18 ग्राम का। ये ग्राम के फॉर्म में होगा, लेकिन आपको यहां पर बताना है क्या, आप देखिए समझिए फिर से अच्छे तरीके से कि ये जो हमारा H2O है, जैसे आपके पास में ये बाल्टी है, ये बाल्टी है, और इसमें आपने वाटर को भर करके रखा है। क्या भर रखा है, तो वाटर भर रखा है। इसका मतलब इसमें H2O का मॉलिक्यूल है। और देखिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं, आप फिर से सुनिए, ये बाल्टी है आपके पास में, ये क्या है, बाल्टी है। इस बाल्टी में आपने डिस्टिल्ड वाटर को फिलअप करके रखा है। क्या करके रखा है, फिलअप करके रखा है। तो इस डिस्टिल्ड वाटर में सिर्फ आपको H2O का ही मॉलिक्यूल मिलेगा, मतलब वाटर का ही मॉलिक्यूल मिलेगा। और मैं कह रहा हूं कि इसमें 18 ग्राम का आपने 18 ग्राम के आपने क्या ले लिया है, तो वाटर ले लिया है। अब मैं कहूंगा कि इसमें जो इस H2O में जो है H2O का मॉलिक्यूल होगा, और मैं कहूंगा कि उस मॉलिक्यूल का संख्या बताइए। क्या इस वाटर में किसका मॉलिक्यूल होगा, तो आप कहेंगे सर H2O का मॉलिक्यूल होगा। तो मैं कहूंगा कि तो कितना मॉलिक्यूल होगा, तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, कितना, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इतना मॉलिक्यूल्स होगा, इतना मॉलिक्यूल्स होगा। तो यही तो हमारा मोल कॉन्सेप्ट बताता है। अब देखिए हम लोगों ने समझा क्या, मोल कॉन्सेप्ट को एक मास के टर्म में समझा, दूसरा क्या समझा, तो नंबर के टर्म में। मतलब कोई भी अगर आपके पास में एटम है, मॉलिक्यूल है, अगर वो आप 1 मोल का लेते हैं, तो फिर जैसे देखिए अगर मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा, देखिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आपको न्यूमेरिकल्स भी आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि आपके पास में क्या है, 28 ग्राम का नाइट्रोजन एटम है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास में 1 मोल का नाइट्रोजन एटम है। इसका मतलब आपके पास में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है, किसका, तो नाइट्रोजन एटम का। अब मैं अगर आपको कहूं कि आपने क्या किया है, नहीं नहीं 28 ग्राम नहीं होगा, बल्कि ये 14 ग्राम के इक्वल होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 28 ग्राम नहीं होगा, बल्कि ये होगा आपको 14 ग्राम। किसके इक्वल होगा, तो ये 14 ग्राम के इक्वल आएगा। किसके, ये 14 ग्राम के इक्वल आएगा। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास में 42 ग्राम का नाइट्रोजन एटम है, तो आप कहेंगे सर ये तो हमारे पास में 3 मोल हो गया। कितना मोल हो गया, 3 मोल, क्योंकि मैंने यहाँ पर 14 से कितना टाइम्स बढ़ाया है, तो 3 टाइम्स बढ़ाया है, इसलिए यहाँ पर भी जो बढ़ेगा ये कितना टाइम्स बढ़ेगा, 3 टाइम्स बढ़ेगा। अब अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछूं, तो इसको भी कितने टाइम से बढ़ाना पड़ेगा, तो 3 टाइम्स से। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3 करना होगा हम लोगों को। इस तरीके से हम लोगों को जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो पता चलेगी। अब यहां पर एक और चीज आती है, क्या, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। उस मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम को नहीं समझना है, या चलिए ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मोल को हम लोगों को वॉल्यूम के भी टर्म में समझना है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या, तो मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। चलिए हम क्या कहते हैं कि आपके पास में
वन मोल ऑफ CO2 गैस है। वन मोल ऑफ, देखिए गैस का जब भी निकलेगा वो वॉल्यूम के फॉर्म में निकलेगा। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब हुआ 22.4 ml, क्या? तो 22.4 ml नहीं बल्कि लीटर, या चलिए इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 22,400 ml किसका? ऑफ CO2, तो किस पर? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब देखिए इसको समझेंगे। आपने क्या किया? CO2 लिया, कितने का? तो 1 मोल का लिया। तो यह कितने ml का होगा? तो यह होगा 22,400 ml का। एक मोल ऑफ CO2 22,400 ml का होगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे देखिए मैं फिर यहां पर लिखता हूं वन मोल ऑफ NH3 गैस, 1 मोल ऑफ NH3 गैस। तो आप कहेंगे सर ये तो सिंपल सी बात है, ये 22,400 ml गैस ऑफ अमोनिया एट STP। तो ये था हमारा मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। अब यहीं पर हम लोगों को एक और टर्म है जिसको डिफाइन करना पड़ता है, जिसको समझना पड़ता है, वो है हमारा मोलर मास। क्या है? मोलर मास। चलिए इसको समझते हैं। मोलर मास क्या है? देखिए मतलब मास ऑफ वन मोल मीन्स मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ क्या? तो मास ऑफ वन मोल of the substance, yeah, mass of the 1 mole of the substance, of the substance। आपके पास में जो सब्सटेंस है उसका मास अगर 1 मोल का है तो फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो मोलर मास कहते हैं। अब जैसे देखिए मोलर मास का अगर SI यूनिट की बात की जाए, क्या मोलर मास का SI यूनिट की बात की जाए, क्या SI यूनिट की अगर बात की जाए तो यह होता है ग्राम, क्या? ग्राम पर मोल। क्या होता है यह? तो ग्राम पर मोल होता है, या इसको किलोग्राम पर मोल भी लिखा जाता है। क्या? किलोग्राम पर मोल भी लिखा जाता है। जैसे मोलर यहां पर मैं लिखूं, देखिए एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ में आता है। जैसे मैं लिखूं मोलर मास ऑफ H2, क्या? तो मोलर मास ऑफ H2, क्या? मोलर मास ऑफ H2। तो मोलर मास ऑफ H2 का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 2.0 ग्राम पर मोल। अब देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ मिले 2.0 ग्राम पर मोल, यह लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि एक मोल में, क्या? एक मोल हाइड्रोजन, एक मोल हाइड्रोजन कितने ग्राम के इक्वल होगा? तो एक मोल जो हाइड्रोजन होगा वो, एक मोल हाइड्रोजन H2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो वह 2 ग्राम के बराबर होगा। जैसे इसको और एक दो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए अगर मैं लिखूं मोलर मास ऑफ, क्या? मोलर मास ऑफ अमोनिया, मोलर मास ऑफ अमोनिया, मोलर मास ऑफ अमोनिया। तो ये अमोनिया जो होता है ये 17 ग्राम का होता है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे कि 17 ग्राम पर मोल, 17 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एक मोल, अगर आप क्या करते हैं, एक मोल का क्या लेते हैं? अमोनिया लेते हैं, एक मोल का अमोनिया लेते हैं, तो यह कितने ग्राम के इक्वल होगा? तो यह 17 ग्राम के इक्वल होगा। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं H2O का,
क्या मोलर मास, देखिए मोलर मास ऑफ H2O, तो ये होगा 18.0 ग्राम पर मोल। इसका मतलब यह इस एक मोल का अगर आप H2O का मॉलिक्यूल लेंगे तो उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, तो 18 ग्राम का होगा। तो ये था हमारा मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो। शायद आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।